सुप्रभात बेटा। आज बेटा हम आपको हिंदी गद्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ को पढ़ाऊंगा। उससे पहले बेटा हम सब थोड़ा संक्षेप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को जानेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता और भारतेंदु युग के जन्मदाता प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी बेटा ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी आपको ये प्रश्न बनता है जो गद्य साहित्य का इतिहास है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन हैं या भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपालचंद गिरधरदास के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता का देहावसान हो जाने के कारण और 10 वर्ष की अवस्था में पिता का देहावसान हो जाने के कारण ये जो एक माता पिता का सुख रहता है उससे यह वंचित हो जाते हैं। यानी इन्होंने अपने जीवन में बड़ा कष्ट उठाया और इनका जो जीवन था वो बड़ा दुखमय था, लेकिन फिर भी विद्वानों के संपर्क में आकर के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपर्क में आकर के उनसे कुछ अंग्रेजी पढ़ना इन्होंने सीखा, फिर कुछ स्वाध्याय किया और स्वाध्याय में इन्होंने ज़्यादा भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे आपका अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगला है, उर्दू है, पंजाबी, इन इत्यादि भारतीय भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और मात्र 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से। यानी इनका जो जीवन था वह गृहस्थ आश्रम में भी आया, लेकिन उसके साथ साथ यह हिंदी साहित्य में गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों में इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक और कवियों में से इनकी गणना की जाने लगी। और इस तरह से यह महानुभाव अपने लेखनी के माध्यम से नाटक, निबंध, संपादन, समाज सुधार इत्यादि विषयों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस प्रकार यह महान समाज सुधारक, नाटककार, निबंधकार, कवि का देहावसान 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हो गया। इनकी जो मूल भाषा थी वो 2 थी, एक ब्रज भाषा और दूसरी खड़ी बोली। इस तरह से यह हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में भारत को अलंकृत किए और इनके लगभग 17 नाटक प्राप्त होते हैं। उनमें विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षसी, भारत जननी, सब बड़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, ये इत्यादि हैं। उनमें से जो आज आपको पढ़ना है बेटा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बड़ा महत्वपूर्ण एक निबंध है और यह निबंध भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ भाषण भी है। यह दिसंबर की बात है 1884 ईस्वी की। बलिया जिले के ददरी मेले के अवसर पर आर्य समाज की सभा बैठी हुई थी। सभा में भाषण देने के लिए इनको कहा गया था। तो
इसमें इन्होंने जो विश्लेषण किया, जो देखा, उस विषय को इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को प्रस्तुत किया और जो हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा विषय उभर कर सामने आया, जिससे हमें एक नई शिक्षा मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये था थोड़ा सा इनके जीवन परिचय से संक्षिप्त में कथा, कहानी, इनके जीवन का परिचय। अब आते हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय को पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा, इस विषय को पढ़ने से बेटा पहले हम बता दें कि आपसे प्रश्न किस तरह का बोर्ड में या होम एग्जाम में पूछा जाएगा। वो है, जैसे गद्य है तो गद्य दिया रहेगा और उस गद्य पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। उनमें कुछ अंश रेखांकित होगा, जैसा कि आप 10th में पढ़े हैं, उसकी आपको व्याख्या करनी होगी, संदर्भ लिखना होगा और उस पैराग्राफ से आपसे कुछ न कुछ प्रश्न बनेंगे, यानी 3 तरह के प्रश्न बनेंगे जो उस पैराग्राफ पर निर्भर होंगे। शेष आपको संदर्भ है और उसकी व्याख्या रेखांकित अंश की। तो यानी इस जब पाठ को हम पढ़ेंगे तो ये 5 विषयों का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ इस पैराग्राफ से क्या प्रश्न बन सकता है, इसका संदर्भ क्या बनेगी, इसकी व्याख्या क्या होगी। तो शब्दार्थ और प्रश्नों पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। किताब में बेटा अभ्यास प्रश्न में आपके बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं, उन सबको आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना है, जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उन पैराग्राफ से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे कि क्या प्रश्न दिए गए हैं। उस पैराग्राफ से जो अदर अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये इसी तरह का आपको बोर्ड में भी प्रश्न बनता है जब आप 12th में जाएंगे। आए बेटा हम देखते हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जैसा कि लिखा ही है, भारत वर्षोन्नति, भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। उन्नति माने विकास, भारतवर्ष का विकास कैसे हो सकता है, उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। ये बड़ा प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, बड़ा इंटरेस्टेड निबंध है बेटा। तो इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े भाव के साथ इसको पढ़ेंगे, तब इससे एक अलग शिक्षा प्राप्त होगी, आपको एक अलग ज्ञान प्राप्त होगा कि भारतवर्षोन्नति यानी आप अपने आप को रख दीजिए, भारतवर्ष के स्थान पर अपने को रखिए, अपना नाम रखिए कि मेरी उन्नति कैसे हो सकती है। तो देखिए दोनों में किस तरह का कंपैरिजन आपको समझ में आएगा, कितना आपको एक अलौकिक एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, जिसके द्वारा आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं। क्योंकि बेटा शास्त्र पढ़ने का मतलब ही यही है, यह नहीं कि हिंदी विषय है हम इसको सब्जेक्ट की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, नहीं, हम अपने जीवन में इसको धारण करें, इन कथनों पर विचार करें कि ऐसा क्यों विद्वानों ने लिखा है, इसका क्या हमारे जीवन में प्रभाव हो सकता है। तो इनको पढ़ करके हम अपने जीवन में यदि कोई ले आते हैं, धारण करते हैं, तो एक अलौकिक सुधार होता है बेटा। तो उसी तरह की आपको भी कोशिश होनी चाहिए। तो आए पढ़ते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है और हम सभी के लिए बड़े आनंद का दिन है। क्या कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को ये बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। और हमने कहा था कि बलिया जिले के दादरी नामक गांव में वहां मेला लगा हुआ था, उस मेले का वर्णन उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि लोगों में मेले में आने की जो उत्सुकता है वह कितनी उत्तेजित है कि लोग इतने उत्साह के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं कि जैसे कोई उनको बहुत बड़ा विषय वहां मिलने वाला है। और है भी बेटा, क्या आगे है इस विषय को जानिए। लेकिन उन्होंने एक और कहा, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत बहुत है। क्या बात प्रयोग कर दिया उन्होंने कि यह देश कैसा है, आलसी है, अभागा है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। इसीलिए कहा उन्होंने कि ये जो हमारा देश है वह अभागा भी है, यानी इसके भाग्य में कुछ भी नहीं है। और भाग्य में तभी होगा जब मनुष्य कर्म करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। और आलसी है, सबसे बड़ा विषय तो आलसी है। आप पढ़ना नहीं चाहते, आलस्य करते हैं। कैसे कहेंगे कि आपको हमें ये लक्ष्य नहीं मिला, हम इस चीज को नहीं प्राप्त, कैसे मिलेगा बेटा? जब उस विषय पर आप मेहनत करेंगे तब ना। तो भाग्य के भरोसे बैठ जाना, आलस्य को धारण करके बैठ जाना कि अब तो हमारा होगा ही नहीं, तो कहाँ फिर आप कभी नहीं विकास कर सकते। तो वही बताया कि हमारे हिंदुस्तान के लोग अभागे भी हैं
और आलसी भी हैं। और उसके साथ साथ एक विषय और उन्होंने कहा, ये रेल की गाड़ी है। अब रेल की गाड़ी का उदाहरण उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि बेटा रेल की गाड़ी आप देखते हैं उसमें 30 डिब्बे 40 डिब्बे लगे होते हैं, लेकिन जब तक इंजन नहीं चलता तो वो पटरी पर खड़ी रहती है। तो इसका मतलब है कि इन हिंदुस्तानियों को चलाने के लिए कोई न कोई एक व्यक्ति होगा। उसी के आधार पर यदि वो रास्ते पर जिस रास्ते पर चल दिया उसी रास्ते पर चल दिए, सभी ये विचार नहीं कि वो रास्ते पर सही चल रहा है अथवा गलत चल रहा है। इसीलिए हिंदुस्तानियों को क्या कहा? रेल की गाड़ी कहा। यद्यप फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आदि बहुत गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। महसूल कहने का मतलब है कि अच्छे अच्छे सजावट वाले एसी के डिब्बे है ना, सामान्य डिब्बे इस तरह से लगे हैं, उसमें तमाम सुविधा से युक्त है वह ट्रेन, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती, वह सब बेकार हैं। कितनी भी उसमें एसी लगा दीजिए, कितनी भी सुख सुविधा कर दीजिए, लेकिन बिना इंजन वह एक भी कदम आगे नहीं चल सकता। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। यानी आपको जगाने की जरूरत है, तो बेटा आप अपने आप को निरंतर जगाते रहिए। किसी को जगाने का इंतजार मत करिए कि जब मम्मी कहें पापा कहें या अन्य कोई कहे तब आप पढ़िए। नहीं, आपको स्वयं जागना चाहिए। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध ही रहा बलवान। जैसे हनुमान जी बिल्कुल शांत थे, लेकिन जैसे जामवंत ने उनकी अपनी शक्ति को याद दिलाई तो फिर देखिए समुद्र को पूरा नांग गए। तो का चुप साध ही रहा बलवाना, है ना, ये उक्ति। इसी फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। तो उसी तरह से इन भारतीयों को भी क्या करना पड़ता है? उनकी शक्ति को जगाना पड़ता है। तो सो बल कौन याद दिलावे, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि यहां पर उनकी शक्ति का कोई उजागर करने वाला नहीं, उनको बताने वाला नहीं कि आपको क्या करना है। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम, यानी सब अपने आप को राजे महाराजे नवाब रईस समझते हैं। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गपशप से छुट्टी नहीं मिलती है। जो राजे महाराजे हैं वो इसमें व्यस्त हैं। वो आगे देश को कैसे आगे ले जाना है इस पर उनको चिंता नहीं है। परिवार को कैसे आगे ले जाना है उनको इसकी चिंता नहीं है। हाकिम को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहते हैं, यानी जो सरकारी काम करने वाले दफ्तर में होते हैं, क्लर्क जिनको आप कहते हैं, काम उनको सरकारी काम घेरे। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय व्यतीत करें, जैसे आप जैसे युवा जो लोग हैं वो जो है थिएटर में सिनेमा घरों में जा करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। कुछ समय बचा भी तो वह उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। कहा आज तो थिएटर आपके मोबाइल में हो गया। अब मम्मी पापा से ले लिया कि हमको पढ़ना है, क्योंकि इस समय तो ऑनलाइन की बड़ी सुविधा है, आपको मोबाइल भी मिल रहा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन सभी में शामिल न हों। हमें उन सभी व्यक्तियों को भी देखना है। हमें अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाने के लिए निरंतर हमें प्रयत्न करना होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सभी तक, अब भाई जो ऐसो आराम का जीवन जी रहा है वो गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल, जो जिसका मूल्य नहीं है, ऐसा अनमोल समय वह कभी खोएगा नहीं। बस वही मसल रही क्या, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। कितनी बढ़िया मशल है, कितनी बढ़िया शेर है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और हम अपने गम से कब खाली। कहा तुम्हें तो अपने गैरों से ही नहीं फुर्सत है कि हम इनको कैसे इनको छोड़ करके चले जाएं, तुम तो उसी में व्यस्त हो, और हमें अपने गम से फुर्सत ही नहीं है। तो बात सही है कि दो लोगों का कैसे मिलन, एक दूसरे के सेवा में लगा है और एक अपने गम में है, तो फिर कैसे हो सकता है। चलो बस हो चुका मिलना भाई, न तुम खाली न हम खाली। जब दोनों लोग व्यस्त हो गए तो फिर मिलन कैसे होगा। इसलिए यहां पर इस मशल को कहने का मतलब यह है कि जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे तब तक हम उस समय का सही प्रयोग नहीं कर सकते। आगे देखिए बेटा, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, जिसके हम सब वंशज हैं, हमारे देश में हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले आए कौन? आर्य लोग। तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था
कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं, यानी इनको काम था। लेकिन आज ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, इस पर विश्लेषण ज्यादा नहीं करेंगे। नीति फैलाएं, अभी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रत्येक क्षण, प्रतिक्षण माने प्रत्येक क्षण बढ़े, यानी इसमें निरंतर विकास हो, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये आलसी हो गए, अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य में लग गए। जो दूसरे का कार्य था उसको स्वयं करने लगे, अपने कार्य को छोड़ दिए। तो जब आपके पास बेटा जो कार्य है आप उसको छोड़ करके दूसरे के कार्य को करने लगोगे तो आपका विकास कैसे होगा, सीधी सी बात है। तो उसी बात को यहां पर भारतेंद्र जी ने कहा कि मनुष्य को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम अच्छे से करें, अपने कार्य को समझ कर करें, ध्यान से करें। आगे उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय जब कि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, यानी कोई ऐसी आधुनिक सुविधा नहीं थी, तब उन लोगों ने जंगल के पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से क्या करते थे, जो ताराग्रह होते थे आदि वेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है। यानी उस समय वह इन विषयों को नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास आधुनिक सुविधा नहीं थी, लेकिन आधुनिक सुविधा न होते हुए भी वह उन ताराग्रहों के विषय में जानकारी कर लेते थे। 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, जिसको हम आज आप प्रयोग करते हैं, उस दूरबीन के माध्यम से बहुत दूर की वस्तु को हम अपने बहुत समीप देख पाते हैं। कहा कि अब उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वह गति ठीक आती है। तो जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यानी जैसे कूड़ा गाड़ी होती है तो उसमें आए और कूड़ा लेकर के चले गए, तो कहा उसी तरह से हमारे पास जो भी अस्त्र हैं, जो भी आधुनिक व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसका हम सही सदुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम जानना ही नहीं चाह रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने बना करके रख दिया हम उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, हम कुछ अलग सोचने लगते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज आधुनिक सुविधा है तो हमें इस विषय पर और आगे कुछ खोजना चाहिए, कुछ आगे प्रयास करना चाहिए। हम उस कतवार की तरह, उस पतवार की तरह फेंके न जाए कूड़े की तरह, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। पूरा विश्व देखिए कहाँ विकसित, कहाँ जा रहा है। हर देश अपने अपने समाज को, अपने जनता को विकास की ओर ले जा रहा है और वह जनता उनके सहयोग में लगी हुई है। यहाँ तो हम आप देखते हैं कि ये ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो उनको काम क्यों कर रहे हैं, भाई आप रुकिए, उनको काम करने से रोकते हैं, है ना। जैसे कोई आपका सहपाठी है, वो अच्छे से पढ़ता है, उसको आप रोकते, भैया पढ़ो नहीं, आओ यार हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर लो, तो वो अपना विकास तो रोके ही और उसका भी विकास रोक देते हैं। कहा यही है हिंदुस्तान, जबकि पूरे संसार में उन्नति की क्या लगी है, घुड़दौड़ है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं बहुत तेजी से। सरपट का मतलब बहुत तेज दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही कि पाला हम ही पहले छू लें। पाला मतलब कि सबसे आगे जो जिस लक्ष्य पर पहुंचना उस लक्ष्य पर हम सबसे पहले पहुंचे। और यहां लगा क्या रहता है कि हम सबसे पीछे ही पहुंचे। पहुंचना तो है ही है, अरे पास तो हो ही जाएंगे, चलो किसी तरह से घसीट के पास हो जाएंगे, नहीं, इसकी जिज्ञासा नहीं कि मेरा अच्छा अंक आए, इस पर हम प्रयास नहीं करते हैं। तो पाला छूने से बेटा कुछ मतलब नहीं है। उस समय हिंदू काठिया वाड़ी खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोदते हैं, जैसे कि रिक्शे में लगा हुआ एक्का, जिसको हम आप कहते हैं, जिसमें जो एक्का चलता है घोड़े से, कहा उसमें लगा हुआ जो घोड़ा वो क्या करता है, खड़े खड़े अपनी टॉप से, अपनी चाल से वो अपनी खुर से मिट्टी खोदता है, वह तेज दौड़ ही नहीं सकता। तो कहा कि उसी तरह से हमारे हिंदुस्तानी हैं, इनको औरों को जाने दीजिए। कितनी बात बढ़िया कहा उन्होंने कि इनके मन में क्या रहता है कि औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख करके भी इनको लज्जा नहीं आती कि उनके यहाँ की जो टट्टू हैं, अर्थात गधे जिनको आप कहते हैं, सबसे जो कमजोर हैं,
कहा वो भी हाँफते हुए दौड़ते चले जाते हैं। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कमजोर व्यक्ति है वह भी वहां दौड़ लगाता है, अपने कार्य को बड़ी तेजी से करता है, लेकिन हिंदुस्तानी क्या करते हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं। उनको भी देख करके लज्जा नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा वह कोटि उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। यदि आप कक्षा 11 में हैं तो आपको आगे क्यों सोचना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ करके आगे के लिए बढ़ना होगा। यदि आज आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, कमबख्ती माने समय का, आपके सिर पर इस समय बरसात इस समय हो रही है, तो यदि आप बरसात में अपने सिर पर छाते नहीं लगाए, पढ़ाई करने का यह समय है, क्योंकि यह युवा अवस्था दोबारा नहीं मिलेगी, ये समय का तकाजा है, तो इसीलिए अपने सिर पर उस छाते को लगाइए कि आपका सिर न भीजे। ज्ञान का भंडार रखिए, ज्ञान के छाते को रखिए, जिसके द्वारा आप की रक्षा हो सके, आपका विकास हो सके। आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए कि जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अपने आंखों में मूर्खता की पट्टी बांध रखे हैं, उनके लिए कुछ नहीं, सब संसार ऐसे ही है, सब जो होता है होने दो। इस विभाव में यदि आप चलते रहेंगे तो कहा फिर आप जीवन में कभी विकसित नहीं हो सकते। यानी जब आपका विकास नहीं होगा तो भारतवर्ष का कैसे विकास होगा। इसीलिए उन्होंने कहा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती। बेटा बात समझ में आ रही है, आगे चलें। मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूं। ये लेखक ने अपने दुख को व्यक्त किया। भागवत में एक श्लोक है, निर्देहमाद्य सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभः स्वतरेतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। यानी भगवान क्या कहते हैं कि पहले तो मनुष्य ही जन्म प्राप्त करना बड़ा निर्देहम, नहीं माने मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, और यदि प्लवम सुकल्पम, यदि किसी तरह से प्राप्त हो गया, मिला भी, तो उस पर गुरु कर्णधारम, कहा गुरु की कृपा, उस पर गुरु की कृपा हो जाए, और उस पर फिर क्या हो जाए, मया अनुकूलेन, कहा अपने अनुकूलता, इतना उसे सामान मिल जाए, है ना, उसे इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर में, यानी यहां सामान पाकर क्या मतलब है कि सुख सुविधा युक्त होते हुए भी आपके पास तो सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, पढ़ने की सुविधा है। पहले दीपक में लोग पढ़ते थे, अब तो एसी लगा के पढ़ रहे हैं, है ना, उनको इतनी गर्मी लग रही है।